जय हिंद दोस्तों, और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो आज के इस वीडियो पे बात करेंगे झारखंड बोर्ड का 23 नवंबर को होने वाले क्लास 9 के वीकली टेस्ट पेपर पर साप्ताहिक बोर्ड परीक्षा पर। जैसा कि आप देख पा रहे हो 23 नवंबर को आपके सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस का वीकली टेस्ट पेपर होने वाला है। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों पे हम लोग बात करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि इससे पहले जो भी आपके साप्ताहिक बोर्ड परीक्षा पार हुए हैं वहां आपने तैयारी अच्छे से करी है और करने के बाद आपका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आने वाला है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि अगर साप्ताहिक बोर्ड परीक्षा में आपके नंबर अच्छे आ रहे हैं ना, तो आपको इंटरनल में नंबर अच्छा मिलेगा, जो कि आपके स्कूल में आपके साप्ताहिक बोर्ड परीक्षा पर निर्भर करता है कि आपका इंटरनल मार्क्स कैसा आने वाला है। तो देरी नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको पैसा नहीं लगने वाला है और ना ही उसमें ज़्यादा कोई एफर्ट लगता है। बस एक बटन ही दबाना है। और अगर आप वो सब्सक्राइब करते हो ना, तो हमें वो मोटिवेट मिलता है, हमें वो मोटिवेशन मिलता है कि चलो हम जिसके लिए काम कर रहे हैं वो हमारे बारे में इतना सोच रहा है। तो बात करते हैं सबसे पहले प्रश्न पे। तो सबसे पहला प्रश्न क्या है कि राष्ट्र स्तर पर भारत की सरकार को किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए, राष्ट्र स्तर पर भारत की सरकार का बात किया जाए तो 3 स्तर की हमारे पास सरकार है। एक तो आपका संघ सरकार, जिसे केंद्र सरकार के भी नाम से जाना जाता है। दूसरा क्या होता है आपका राज्य सरकार, और तीसरा क्या होता है आपका पंचायती राज या स्थानीय सरकार के नाम से हम लोग जानते हैं। तो जो संघ सरकार होता है वो राष्ट्र स्तर पर होता है, राज्य सरकार राज्य स्तर पर होता है, और पंचायती सरकार जो होगा वो पंचायत स्तर पर होगा। तो जो आपका भारत सरकार का जो राष्ट्र स्तर पर बात किया जाए उसका नाम क्या होगा आपका केंद्र या संघ सरकार के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत सरकार ने दूसरी पिछड़ी जाति आयोग का गठन कब किया था। तो देखिए, दूसरी पिछड़ी जाति आयोग का गठन 1989 में, यानी कि आपका 1989 में 1920 में होगा। और इसका जो अध्यक्ष था ना, उसका नाम था बीपी मंडल। क्या नाम था? बीपी मंडल। और याद रखिएगा, ये जो दूसरी पिछड़ी जाति आयोग है का जो दूसरी पिछड़ी जाति आयोग है ना, इसको कहीं ना कहीं मंडल आयोग के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बात भी आपको क्या करना, याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न क्या है आपका कि दूसरी पिछड़ी जाति आयोग का अध्यक्ष कौन था। तो मैंने अभी आपको बताया बीपी मंडल। कौन था? बीपी मंडल। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। चलिए पूछा गया प्रश्न फिर से, जो कि मैंने अभी आपको रिपीट किया। प्रश्न क्या है कि दूसरी पिछड़ी जाति आयोग को किस नाम से जाना जाता है। तो इसे मंडल आयोग के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका, सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है। प्रश्न देखिए, कभी कभी पूछा जाता है कि बताइए जो मंडल आयोग है उसका गठन क्यों किया गया था। तो मंडल आयोग का गठन क्यों किया गया था? क्योंकि जो दूसरी पिछड़ी जाति है, जो पिछड़ी जाति वर्ग है, उनको आरक्षण मिले। अभी आरक्षण किस लिए? तो जो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से। अब सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि का मतलब कि सरकारी नौकरी में और शिक्षा पाने के अधिकार के लिए उनको क्या मिले, आरक्षण दिया जाए बाकी सारे जो भी अपर कास्ट वाले जो आपके जाति हैं उनसे। तो उसके लिए इस आयोग का गठन किया गया था। अब प्रश्न ये पूछा गया है, देखिएगा, कि मंडल आयोग ने सरकारी नौकरियों में सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण देने की सिफारिश की थी। तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, 27%। और अभी आपको पता होगा कि 27% का आरक्षण जो होगा पिछड़ी जनजाति के लिए यानी कि ओबीसी कैटेगरी के लिए आपको देखने के लिए मिलता है। अगला प्रश्न 6 नंबर का प्रश्न है आपका कि 1789 ईस्वी के लोकसभा चुनाव के बाद किस राजनीतिक पार्टी की सरकार बनी थी। जो आपका 1789 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें किस राजनीतिक पार्टी का सरकार बना था। तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, जनता दल। क्या हो जाएगा, जनता दल का पार्टी बना था। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका, सही होगा। चलिए 7 नंबर प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न क्या है आपका कि 1789 ईस्वी में के लोकसभा चुनाव के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन बने थे। 1789 ईस्वी के लोकसभा चुनाव के बाद भारत के प्रधानमंत्री जो है आपके कौन बने थे। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, बीपी सिंह। क्या होगा आपका, बीपी सिंह जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका, प्रश्न 8 नंबर का कि इंदिरा साहनी एवं अन्य बनाम भारत सरकार मामला संबंध है। देखिए, एगो मामला सामने आया था जिसमें क्या था, इंदिरा साहनी और अन्य बनाम भारत सरकार मामला संबंधित है। तो 8 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए पिछड़े वर्गों को 27% आरक्षण देने के संबंध में एक कोर्ट में याचिका दायर किया गया था, जिसमें इंदिरा साहनी और अन्य जो है भारत सरकार के बीच में जो है एक प्रकार का केस किया गया था, जिसमें इस बात के लिए जो है सिफारिश डाली गई थी कि पिछड़े वर्गों के लोगों को 27% का आरक्षण मिलना चाहिए।
अगला प्रश्न 9 नंबर का प्रश्न है आपका कि पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने संबंधी भारत सरकार के आदेश को सर्वोच्च न्यायालय ने क्या ठहराया है। तो देखिए, जब ये बात बोला गया कि पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण देना चाहिए, उसके लिए जब सिफारिश की गई, कोर्ट पे मुकदमा दायर किया गया, उसके बाद भारत सरकार ने आदेश जारी किया, भारत सरकार के लिए आदेश जारी किया गया सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। तो सर्वोच्च न्यायालय ने इसके बारे में क्या बोला? अवैध है, वैध है, फैसला नहीं दिया या असंवैधानिक। तो 9 नंबर का क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? इन्होंने बोला कि ये जो बात आपने कही ना, ये पूरी की पूरी वैध है, यानी कि लोगों को 27% आरक्षण देना चाहिए। अगला प्रश्न 10 नंबर का प्रश्न क्या है, आप देखोगे, प्रश्न है कि भारत में लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित प्रतिनिधि कहां बैठते हैं। तो जो भी लोकसभा और राज्यसभा के जो निर्वाचित प्रतिनिधि है वो बैठते कहां है? देखो ऑप्शंस क्या है, विधानसभा में, कांग्रेस में, ग्राम पंचायत में, या आपका क्या है, आपका संसद में। तो संसद भवन में जाके क्या करते हैं? बैठने का काम करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका? सही हो जाएगा। चलिए 11 नंबर प्रश्न पे जाते हैं। प्रश्न क्या है आपका कि राज्य या प्रांत सरकार में निर्वाचित प्रतिनिधि की सभा को कहा जाता है। देखिए, राज्य या प्रांत स्तर में निर्वाचित प्रतिनिधियों की सभा को क्या कहा जाता है? तो इसे क्या बोलेंगे? देखिए, सभा का तो इसे क्या बोलेंगे? विधानसभा। ठीक है। और किस स्तर की सरकार है? तो राज्य स्तर की सरकार है। तो पूछेगा कि राज्यसभा और प्रांतीय स्तर में जो निर्वाचित होता है वो कहां पे जाकर बैठता है? तो वो विधानसभा में बैठता है, ये बात याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि कानून बनाने या विधि निर्माण करने का कार्य किसे है? कानून बनाना या विधि निर्माण करने का कार्य किसे है? तो ये जो होगा आपका आंसर विधायक को। किसको होगा? विधायक को, यानी कि विधायिका को। देखिए, विधायक जो होते हैं ना, उसी को विधायिका बोला गया है। तो याद रखिएगा, जो भी विधायिका होते हैं ना, उनको कानून बनाने का या विधि निर्माण करने का जो है आदेश होता है, या उनके पास एक प्रकार का राइट होता है। वही जो न्यायपालिका होते हैं ना, उनको न्याय करने का, यानी कि जो भी कानून व्यवस्था या जो भी विधि निर्माण किया गया, उनका अगर कोई उल्लंघन कर रहा है तो उनको दंड देने का काम जो होता है वो आपका न्यायपालिका का होता है। वही अगर कार्यपालिका का बात किया जाए तो कार्यपालिका का काम क्या है कि जो भी विधायिका के द्वारा कानून बनाया गया, जो भी विधि निर्माण किया गया, उसको सुचारू रूप से सभी वर्ग के लोगों तक पहुंचाने का काम जो होता है वो कार्यपालिका का होता है। तो 13 नंबर का प्रश्न क्या है, देख सकते हो कि सरकार की नीतियों को कार्य रूप या लागू करने का कार्य कौन करता है। मैंने अभी बोला कि जो भी सरकार ने जो भी नीति लगाया, जो भी विधि या जो भी कानून बनाया, उसको कार्य रूप से लागू करने का काम किसका होता है? तो यह कार्यपालिका का होता है। किसका होता है? आपका कार्यपालिका का होता है। प्रश्न क्या है आपका कि कानून की समीक्षा और रक्षा करती है। देखिए, कानून को बचाने का और उसको रक्षा करने का काम किसका है? तो न्यायपालिका का है। किसका है? आपका न्यायपालिका का है। तो 14 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संसद क्या कार्य करती है। ऑप्शंस क्या? नए कानून बनाती है, मौजूदा कानून में संशोधन कर सकती है, मौजूदा कानून को खत्म कर उसकी जगह नया कानून बना सकती है, उपयुक्त सभी। तो देखिए, संसद का ये चारों काम है। वो नया कानून भी बना सकता है, मौजूदा कानून में संशोधन कर सकता है, और अगर कोई कानून को खत्म करने का जरूरत है उसको खत्म भी करेगा और उसके जगह नया कानून भी लागू करने का काम कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संसद के अंग है लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति और उपरोक्त सभी। तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा? 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, आप गौर कीजिएगा, यहां पे बच्चे कंफ्यूज करते हैं, यहां पे लोकसभा या राज्यसभा मार के आ जाएंगे। तो भारतीय संसद का 3 अंग है। कोई प्रश्न पूछेगा कि भारतीय संसद का कितना अंग, तो बोलिएगा 3। तो 3 में से आपको नाम याद रखना है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ये भारतीय संसद का तीनों क्या है? आपके अंग है, 3 स्तंभ है, ये बात याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि हमारे देश में संसद में कितने सदन हैं। हमारे देश के जो भी आपका संसद है उसमें कितने सदन है? तो आपका क्या होगा? 2 सदन। कितने हैं? 2 सदस्य कितने हैं? आपके 3। तो आपका 2 सदन है। एक आपका क्या हो गया? आपका राज्यसभा, और दूसरा क्या हो गया? आपका जो आपका बोलते हैं आपका केंद्र, यानी कि आपका राज्य सरकार और केंद्र सरकार, ये बात याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि संसद के दोनों सदनों का नाम आपको बताना है। संसद के दोनों सदनों का नाम बताना है। तो एक तो लोकसभा हो गया, दूसरा क्या हो गया? राज्यसभा। यानी कि केंद्र के लिए आपका लोकसभा और आपका प्रांतीय के लिए आपका होता है राज्यसभा, ये बात याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका 19 नंबर का कि संसद के फैसले किसकी मंजूरी के बाद लागू होता है। जो भी संसद का फैसला है उसमें किसके मंजूरी के बाद जो है वो जो भी कानून है वो लागू हो जाता है। तो ऑप्शन क्या है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल या मुख्यमंत्री। तो क्या होगा? राष्ट्रपति। तो अभी हम लोगों ने देखा था ना, जो है आपके 3 स्तंभ, एक तो हो गया आपका हो गया
एक तो आपका हो जाता है लोकसभा, दूसरा होता है आपका राज्यसभा। यानी कि अभी हम लोगों ने देखा था, अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने पढ़ा ना, एक तो आपका हो गया लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। तो कोई भी चीज जो होता है लोकसभा राज्यसभा में पारित होता है, और पारित होने के बाद उस पर मोहर कौन लगाता है? राष्ट्रपति। जब तक राष्ट्रपति का मोहर नहीं होगा वो कानून पारित ही नहीं हो सकता है। तो इसीलिए एक राष्ट्रपति जो है मोहर लगाने का काम करता है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में लोकसभा के कितने निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव किए जाते हैं? तो देखिए कितनों के लिए निर्वाचन के लिए चुनाव कराए जाते हैं? तो 543 के लिए क्या होगा? आपका चुनाव किया जाता है। ठीक है ना, टोटल 543 के लिए जो है आपको चुनाव किया जाता है, जिसके लिए आपको वोट डालना पड़ेगा। अगला प्रश्न है आपका कि राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम कितनी संख्या निर्धारित है? आपका कितना संख्या जो है राज्यसभा में जिसका निर्वाचित किया गया है? तो 250। 250 ऐसे सदस्य अधिकतम जो राज्यसभा के लिए नियुक्त किए जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका, राज्यसभा में कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है? तो अगर मनोनीत का बात किया जाए ना, तो 12 लोगों को मनोनीत करता है, और आपके जो है 250 लोगों को जो है चुनाव लड़कर जीतना पड़ता है। अगला प्रश्न है आपका 23 नंबर का कि राज्यसभा धन विधेयक पर अपनी सहमति कितने दिनों तक रोक सकती है? तो देखिए राज्यसभा जो होगा ना, वो कितने दिनों तक अपना विधायक को रोकने का उसको पावर है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए, वो 14 दिनों तक जो है आपका धन विधेयक को रोक सकता है। अगर 14 दिन तक उसमें कोई फैसला नहीं आता है ना, तो फिर वो ऑटोमेटिकली जो है वो पास हो जाएगा। अगला प्रश्न है 24 नंबर का। 24 नंबर का प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है? ऑप्शन क्या है? लोकसभा के विपक्ष का नेता, राष्ट्रपति, जिस व्यक्ति को भी चाहे, लोकसभा में बहुमत दल के नेता। तो 24 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, जो भी बहुमत दल का नेता होगा ना, जो चुनाव जीतेगा, उसी का नेता जो है वो प्रधानमंत्री बन सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? आपका सही हो जाए। अगला प्रश्न क्या है? आप देख सकते हो, प्रश्न का बात करें तो प्रश्न है आपका कि क्या होगा अगर आधे से अधिक लोकसभा सदस्य यह कह दे कि मंत्री परिषद पर विश्वास नहीं है। देखिए कितना अच्छा बात बोला है कि अगर लोकसभा के जितने भी सदस्य हैं, आधा से ज्यादा, अगर ये बोल दे कि मंत्री जो परिषद बना, जो भी मंत्री परिषद का गठन हुआ, उस पर विश्वास नहीं, तो क्या होगा? तो प्रधानमंत्री समेत सभी मंत्रियों को पद छोड़ना पड़ेगा। प्रधानमंत्री समेत सभी मंत्री अपने पद पर बने रहेंगे। प्रधानमंत्री को त्यागपत्र देने की आवश्यकता नहीं है, इनमें से कोई नहीं। तो 25 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगर आधा से ज्यादा आदमी ये बोल देना कि जो भी चुनाव हुआ और चुनाव के बाद जो भी जिनको भी जिस मंत्री पद के लिए आसीन किया गया उस पर मुझे विश्वास नहीं है, अगर ये आधा से ज्यादा आदमी बोल देना, तो सबसे पहले तो क्या प्रधानमंत्री समेत जितने भी मंत्री परिषद के जो नेता हैं उनको अपना जो है पद जो है उनको छोड़ना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, कार्यपालिका के कितने भाग है? कार्यपालिका के कितने भाग है? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, 2 भाग। कार्यपालिका का कितने भाग है? 2 भाग है, ये बात याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा है? निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा है? तो 27 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? शिक्षा मंत्री। शिक्षा मंत्री जो है वो राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन अस्थायी कार्यपालिका है? देखिए अगर अस्थायी कार्यपालिका का बात किया जाए ना, तो क्या होगा? गृह सचिव। जो गृह सचिव है ना, वो आपका अस्थायी कार्यपालिका है, बाकी सारे के सारे कोई भी जो है आपका अस्थायी नहीं है। अगला प्रश्न 29 नंबर का कि भारत का प्रथम नागरिक किसे माना जाता है? तो भारत का जो राष्ट्रपति होता है ना, इसे भारत का प्रथम नागरिक माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है, प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति, लोकसभा का सभापति, मुख्य न्यायाधीश और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए नियुक्त करने का पावर जो है वो राष्ट्रपति को है। प्रधानमंत्री को नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति। लेकिन प्रधानमंत्री बनता कौन है? तो जो बहुमत दल का जो नेता होगा वही क्या करते हैं, वो प्रधानमंत्री बनता है। उसे नियुक्त कौन करता है? तो राष्ट्रपति जो है नियुक्त करता है। अगला प्रश्न है आपका 31 नंबर का कि अगर ऐसा व्यक्ति को मंत्री बनाया गया जो संसद का सदस्य नहीं है, उस व्यक्ति को कितने समय के अंदर संसद के दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य चुना जाना जरूरी है? तो 31 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? 6 महीने के भीतर जो है उसे अपना दिखाना होगा कि वो संसद के किसी भी सदन में से वो सदस्य, चाहे वो राज्यसभा का हो चाहे लोकसभा का हो। देखो बात क्या है कि अगर किसी व्यक्ति को चुन लिया गया बाय चांस कि चलो आप जो है मंत्री बन जाओ, उसको मंत्री बना दिया गया, तो 6 महीना के भीतर जो है
6 महीना के भीतर जो है उसको किसी भी सदन का, चाहे राज्यसभा का हो चाहे लोकसभा का हो, वहां पे उसको दिखाना होगा कि हाँ मैं इसमें यहाँ पे चुनाव जीतकर आया हूं, तभी जाके जो है उस व्यक्ति को फिर मंत्री पद में आगे से उसको काम करने का मौका दिया जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के मंत्रिपरिषद में कौन कौन स्तर के मंत्री होते हैं। तो भारत के मंत्रिपरिषद में कौन कौन के स्तर के मंत्री होते हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, देखो ऑप्शन क्या है, कैबिनेट स्तर के मंत्री होता है, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री होता है और राज्य मंत्री होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ये तीनों प्रकार के जो है आपका मंत्रिपरिषद में आपको मंत्री देखने के लिए मिलेगा। अगला प्रश्न 33 नंबर का, कैबिनेट या मंत्रिमंडल को कार्य करने में मदद कौन करता है। तो प्रधानमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति या कैबिनेट सचिवालय। तो 33 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, तो कैबिनेट के जो सचिवालय है ना, वो कैबिनेट मंत्रिमंडल को कार्य करने में मदद करता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 34 नंबर का प्रश्न है आपका कि कैबिनेट मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। कैबिनेट मंत्रियों की बैठक का अध्यक्षता कौन करता है। तो 34 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है प्रधानमंत्री जो है अपना मंत्रिमंडल का बैठक करने का काम करता है। 35 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि प्रधानमंत्री का कार्य पूछा है। क्या पूछा है, प्रधानमंत्री का कार्य। तो ऑप्शन क्या है, मंत्रिपरिषद के विभिन्न भागों को समन्वय करता है, सारे मंत्री प्रधानमंत्री के नेतृत्व में काम करता है। 3 नंबर का आपका ऑप्शन क्या है कि प्रधानमंत्री मंत्रियों के कामों का वितरण और पुनर्वितरण करता है, उपरोक्त सभी। तो देखो ये सारे काम जो है ना वो आपके प्रधानमंत्री का है। सबसे पहले तो वो उन विभाग के बीच में समन्वय बैठाने का काम करता है। दूसरा कि जितने भी मंत्री हैं उनका नेतृत्व करने का काम करता है, उनको क्या काम दिया गया उन काम का सही ढंग से पालन हुआ या नहीं ये भी देखने का काम करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 36 नंबर का कि भारत का राष्ट्राध्यक्ष कौन है। भारत का राष्ट्राध्यक्ष कौन है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका बी, राष्ट्रपति जो है भारत का राष्ट्राध्यक्ष है। अगला प्रश्न है आपका कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। जो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितने साल के लिए होता है। तो 5 सालों के लिए जो है उनका कार्यकाल होता है। 38 नंबर का प्रश्न क्या है कि भारत के सदस्यों का राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होता है। तो राज्यसभा के जो कार्यकाल होगा ना वो 6 वर्ष का, याद रखिएगा। राज्यसभा जो है कभी भंग नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न में बात करेंगे कि राष्ट्रपति का चयन किसके द्वारा किया जाता है। तो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, लोकसभा के सदस्यों द्वारा, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, संसद के सदस्यों और राज्यसभा विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा। तो 39 का क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए यानी कि आप समझो संसद का जो 2 सदन है, एक तो राज्यसभा लोकसभा, तो दोनों ही मिलकर क्या करता है कि राष्ट्रपति को नियुक्त करने का काम करता है, उसका चयन करने का काम करता है। तो देखिए संसद के सदस्यों और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा जो है राष्ट्रपति का चयन किया जाता है कि किसको जो है राष्ट्रपति बनाना चाहिए। और अंतिम प्रश्न क्या है आपका कि सारे कानून और केंद्र सरकार के प्रमुख नीतिगत फैसले किसके नाम से जारी होते हैं। तो ये भी किसी के ऊपर नहीं बल्कि बिल जो है राष्ट्रपति के ऊपर ही फाड़ा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका सही हो जाएगा। तो कुल मिला के 40 प्रश्नों पे बात कर लिया। अब हम लोग जो है और 30 प्रश्नों पे बात करेंगे और हो सकता है तो ये आपका सेट 1 है, ठीक है ना, हो सकता है तो ये सेट 1 है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि टोटल 3 से 4 सेट में आपका जो है पूरा का पूरा मैं कंप्लीट करवा दूंगा। देखो 3 से 4 सेट लेने का मेन कारण क्या है कि अभी आपका बोर्ड एग्जाम भी आने वाला है, तो आप इस तरह से प्रिपरेशन कर लो ताकि सारे जो भी डाउट्स और दिक्कत है ना वो एक ही साथ आपके दूर हो जाए और आप अच्छे से बोर्ड एग्जाम में मार्क्स लेके आ पाओ। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।